आश्रय। सचिन दत्त के घर में नौकर नहीं टिकते। तनख्वाह कम, खाने की किल्लत और छोटी सी बात पर गालियां। तो भला नौकर टिकेगा क्यों? क्लर्क जैसी उनकी नौकरी कोई दुर्लभ थोड़ी ही है। लोग तो खुद बुलाकर काम देते हैं। 1 महीना काम करने के बाद दीनबंधु ने भी भागने का रास्ता ढूंढ लिया। नए महीने की 2 तारीख को उसने 1 पैसे में 4 चिट्ठी वाले कागज खरीद डाले। अड्डे पर बैठकर कोर्ट के चपरासी से इस मतलब का खत लिखवाया कि गांव में उसकी पत्नी मरणासन है और अपने पति को बड़ी बेबसी से बुला रही है। खत पढ़कर सचिन दत्त की पत्नी बिमला ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मर रही है तो खत कैसे लिखा, जरा सुनो तो। मंजली बेटी नंदरानी हंसकर बोली, मक्कारी है, क्यों रे, तेरी बीवी तुझे लिफाफे में खत लिखती है, वाह, जरा दिखाना तो वो लिफाफा। दीनबंधु बोला, लिफाफा तो मैंने फेंक दिया जी, और भला वो खत क्यों लिखेगी? खत तो मेरे भाई जगबंधु ने लिखा है। दीनबंधु के पास बहाने बहुत थे। बिमला बहुत देर तक नानुकुर करती रहीं। आखिर में बोली, अच्छा जा घर, पर पहले कोई दूसरा आदमी देकर जाना होगा, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। नंदरानी बोली, इस कड़कड़ाती ठंड में मुझसे बर्तन मंजवाए तो जानते हो तेरा क्या होगा? गाड़ी का कोलिजन होगा और तू घर के बजाय सीधे स्वर्ग सिधार जाएगा। दीनबंधु ने अड्डे पर लौटकर अपने दोस्त बंकू को पकड़ा कि उसे इस मुसीबत से बचाना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, उसे बस सचिन दत्त के घर जाकर काम करना होगा। दीनबंधु उसे साथ ले जाकर कहेगा, ये लो आदमी दे दिया, अब मेरी तनख्वाह दो। पैसे लेकर वो 9-2-11 हो जाएगा। बंकू भी उस वक्त काम करके अगले दिन से वहां नहीं जाएगा। दोस्त 30 साल का जवान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बीमार सी उदासी की छाप थी। कभी कभी उसका दिमाग बिल्कुल फिल जाता था। तब एक छोटी सी बात समझने में उसे इतनी देर लगती थी और वो पागलों की तरह ऐसे ताकता रहता था कि देखकर तरस आ जाए। जब दिमाग थोड़ा साफ होता तब भी वो उदास चेहरा लिए एक तरफ चुपचाप बैठा रहता। ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। ताश खेलने के लिए बुलाओ तो बस सिर हिला देता। दोपहर में 13 रुपए वाले हारमोनियम की बेसुरी आवाज के साथ जब 1.5 रुपए वाला तबला पीटकर अड्डे पर संगीत की महफिल जमती, तब बंकू बेरुखी से एक कोने में पड़ा रहता। जब सब बहुत शोर मचाने लगते तो वो अड्डा छोड़कर चला जाता और काफी देर तक सड़कों पर भटकता रहता। बंकू की जिंदगी जैसे ठहर गई थी, इसीलिए उसे जिंदगी के शोर शराबे से चिढ़ थी। दीनबंधु के इस प्लान में काफी मजा था। जिसने भी सुना सब हंसे, खासकर बिपिन दास। बंकू कभी नहीं हंसता। उसने बस इतना कहा, अच्छा। बिमला बोली, क्या यही है तेरा नया आदमी? कपड़े लत्ते तो साफ सुथरे हैं, बस टिक जाए तो बात बने। दीनबंधु बोला, अरे क्यों नहीं, मैं छोड़कर जा रहा हूं, भला क्यों नहीं टिकेगा? नंदरानी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बंकू बोला, बंकू। ब्रोंको? क्या कलर, ब्राउन या ब्लैक? कहकर नंदरानी हंस पड़ी। बंकू बोला, ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। नंदरानी झेंप गई, बोली, तुम्हें इंग्लिश आती है? बंकू बोला, बुक फर्स्ट। हॉर्स मतलब घोड़ा, स्वान मतलब हंस। सुनकर नंदरानी चिढ़ गई और वहां से चली गई। बंकू ने इधर उधर देखा और नल के पास जाकर हथेलियों से पानी पीने लगा। बिमला ने मुंह बनाकर कहा, दीनू, हमें इंग्लिश जानने वाला नौकर नहीं चाहिए, तू कोई दूसरा देखते। लड़के ने सीधे मेरी बेटी के मुंह पर इंग्लिश झाड़ दी। दीनबंधु ने घबराते हुए कहा, थोड़ा पागल सा है मां, पर इसका काम देखकर आप दंग रह जाएंगी। कुछ खाना नहीं चाहता, 2 महीने काम करके 1 महीने की तनख्वाह लेता है। महीने के आखिर में जब पैसे देने जाओ तो कहता है कि आज तो महीने का आधा ही बीता है, अभी तनख्वाह क्यों नो? दिमाग थोड़ा खराब है, 2 रुपए कम भी दोगे तो खुशी खुशी काम करेगा। बिमला नरम पड़ते हुए बोली, पर ऐसा पागल वागल इंसान? दीनबंधु ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। पागल क्यों होगा मां, पागल नहीं है। बीवी और बच्चे की मौत के बाद से थोड़ा सुस्त सा हो गया है, बस इतना है। उनकी मौत भी तो अकाल थी ना, इसीलिए। नंदरानी लौट आई थी। उसने पूछा, कैसी अकाल मौत रे? दीनबंधु बोला, अकाल मौत ही तो थी जी। नदी के किनारे का गांव था, बहू को मगरमच्छ ले गया और बच्चा पानी में डूबकर मर गया। क्या कमाल का लड़का था दीदी, बिल्कुल राजकुमार जैसा। उस दिन शाम हुई ही थी कि महाकाल ने पुकारा, आजा बंकू की बहू, आजा बंकू का बच्चा। महाकाल की पुकार थी, बिना जवाब दिए तो चारा ही नहीं था। बच्चे का हाथ पकड़कर बहू नदी पर पानी लेने गई थी। बस जो गई दीदी, फिर कभी नहीं लौटी। लाश हमें रेत के टीले के एक गड्ढे में मिली। नंदरानी ने पूछा, तब से ही बंकू का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ जी, पर कोई शोर शराबे वाला पागल नहीं है दीदी, बहुत शांत है। गाली भी दो तो पलटकर एक शब्द नहीं कहता।
तो फिर माँ के लिए बड़ी आसानी होगी, कहकर नंदरानी हंसने लगी। तनख्वाह हाथ में लेकर निकलने से पहले दीनबंधु हाक मारकर कह गया, अच्छे से काम करना बंकू, ऐसे मालिक फिर नहीं मिलेंगे। दिन में 2 बार मालकिन के पैरों की धूल लिया कर। नल के पास बर्तन बिखरे पड़े थे। बंकू ने बिना किसी आदेश के ही उन्हें मांजना शुरू कर दिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। आंगन में लीची के पेड़ की घनी छाया थी। एक तरफ हौज और नल था, जहां पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी और छांव की जैसे कोई रंगोली सी बनी हुई थी। नंदरानी को लगा जैसे ये नया नौकर धूप और छांव से बुना हुआ कोई चेक वाला कंबल लपेटकर बर्तन मांजने बैठा हो। वो इंसान जिसकी बीवी को नदी का मगरमच्छ खा गया और बच्चे को खुद नदी ने निगल लिया, उससे ज्यादा डांटना मत माँ, बेचारा दुखी इंसान है। बिमला चिढ़ गई, क्या मैं बस डांटती रहती हूं? क्या नहीं डांटती? दीनबंधु पैरों की धूल वाली बात पर मजाक क्यों कर गया? समझी नहीं? एक पागल को यहां छोड़कर वो खुद क्यों भाग गया? क्या वो सब झूठ नहीं था? लिफाफे वाला खत माँ, लिफाफे वाला खत। भला दीनबंधु की बीवी उसे लिफाफे में खत लिखेगी? रसोई से एक जूठा गिलास लेकर नंदरानी नल के पास गई। इसे पहले मांज दो तो बंकू। बंकू ने थाली मांजना बंद कर दिया। अपनी उंगलियों से बर्तनों की तरफ इशारा करके पूछा, किससे पहले? इन्हें मांजने से पहले या सबसे पहले? हंसी वाली बात थी, पर नंदरानी हंसी नहीं। बोली, सबसे पहले, मुझे पानी पीना है इसीलिए। बंकू ने थोड़ा सोचकर कहा, 1 मिनट लगेगा। लगने दो, तुम मांज दो। बंकू ने गिलास मांजा, गिलास के साथ अपने हाथ भी धोए और नल से पानी भरकर नंदरानी को दे दिया। न जानी क्या सोचकर उसने गंभीर होकर कहा, नदी का पानी बहुत मीठा होता है, नल के पानी में वो स्वाद नहीं। गांव में हम नदी का पानी ही पीते हैं। नंदरानी को लगा सच में पानी में कोई स्वाद नहीं है। उसे ये भी लगा कि अगर बंकू के गांव की नदी का नाम गंगा हो, तब तो बंकू ने अपने हाथों से उसे जो पानी दिया, उसमें बंकू की बीवी के खून का एक कतरा और उसके बेटे की जान का एक अंश मिला हुआ था। बंकू ने उसे क्या पिला दिया, क्या निगल लिया उसने? वो पानी इतना बेस्वाद क्यों लगा? बंकू की वो दुख भरी मौजूदगी उसकी नसों पर वार कर रही थी। नंदरानी को महसूस हुआ कि सच में उसकी जीभ पर एक अजीब सा कसैला और गंदा स्वाद चिपक गया है। तुम्हारा गांव कहाँ है बंकू? गंगा किनारे? बंकू ने हैरान होकर पूछा। आपको कैसे पता चला? और पता कैसे ना चलता? नंदरानी का पूरा शरीर सिहर उठा और पेट में मरोड़ होने लगी। वो वहीं बैठकर पेट का सारा माल उगलने लगी। सिर्फ पानी नहीं, बल्कि बेवक्त खाए हुए दाल चावल और सब्जी भी। उसे जितना ये ख्याल आता कि ये सब मगरमच्छ के छोड़े हुए बंकू की बीवी के सड़े हुए मांस के टुकड़े हैं, उसकी उल्टी का वेग उतना ही बढ़ता जाता और उसकी सांसें रुकने सी लगी। बंकू हक्का बक्का रह गया। बुखार होने पर उसकी बीवी भी एक दिन ऐसे ही उल्टियां कर रही थी, पर ये तो उसकी बीवी नहीं है, फिर ये ऐसे उल्टियां क्यों कर रही है? बिमला दौड़कर आईं। बड़ा बेटा सरोज दौड़कर आया। घर के बच्चे जो जहां थे, पल भर में नल के पास जमा हो गए। तबीयत थोड़ी संभलने पर कलसी के पानी से मुंह धोकर नंदरानी कमरे में जाकर लेट गई। काफी देर तक मुंह बिगाड़कर लेटे रहने के बाद अचानक एक पल उसने तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बिमला तक खबर पहुंची कि नंदरानी फूट फूट कर रो रही है। बिमला आई और बोली, और रानी, तू रो क्यों रही है? नंदरानी ने अपना हंसता हुआ चेहरा बाहर निकाला और कहा, रो कहाँ रही हूं, मैं तो हंस रही हूं। आपको लग रहा है कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है या हिस्टीरिया हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरी नर्व्स खराब हो गई हैं। मुझे एक शीशी नर्व टॉनिक लाकर दे देना। नदी में बहाव होता है, ये बात तो एक बार भी दिमाग में नहीं आई। खामखा उल्टी करके मर गई। बंकू का बच्चा और बीवी तो अब तक समंदर पहुंच गए होंगे, है ना माँ? कौन है? बंकू आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीवी भी उल्टी करके रोती थी एक दिन। नंदरानी ने उसे झिड़कते हुए कहा, जा यहां से, पाजी कहीं का। बंकू धीरे धीरे वहां से हट गया। रात के 11 बजे बंकू अपने अड्डे पर लौटा।
तेल से सने काले पड़ चुके ताशों से बिनती का खेल खत्म होने वाला था। विपिन बाजार की तरफ गया था। वो पुंटी के बारे में कोई गुप्त खबर दे रहा था। उसने थोड़ा रुककर पूछा, कैसी लही नौकरी बंकू? बंकू बोला, बढ़िया। दीन बंधु ने कहा, कल मेरे साथ चलना, बोस बाबू के घर नौकरी लगवा दूंगा। बंकू बोला, अच्छा। लेकिन तड़के सुबह बंकू को निकलते देख दीन बंधु दंग रह गया। कहाँ चला रे? काम पर जा रहा हूं, दीदी मनी ने बहुत जल्दी आने को कहा है। क्या तू वहीं काम करेगा? करूंगा, कहकर बंकू चला गया। दीन बंधु ने सबको बताया, बिल्कुल सठिया आ गया है, भूतों के घर बेगार खटने चल दिया। बंकू का काम तो अच्छा है, पर उससे बात करते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। अकेले 15 मिनट में सारे मसाले पीस डालता है, पर अगर हल्दी पहले पीसने को कह दो तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। हल्दी की हर गांठ को 5 मिनट तक रगड़ रगड़ कर धोता है। पीसना शुरू करके अचानक रुक जाता है और न जाने क्या सोचने लगता है। आखिर में नंदरानी से कहता है, मेरी बीवी बहुत जल्दी हल्दी पीस लेती थी, मुझे बहुत देर लगती है। सोच रहा हूँ बीवी हल्दी कैसे पीसती थी? क्या ऐसे बट्टा पकड़ती थी? 2 महीने में 1 महीने की तनख्वाह लेता है, वो भी कम। बिमला जी जान लगाकर खुद पर काबू रखती हैं, पर इंसान का स्वभाव कहाँ जाएगा। वो कह उठती हैं, अरे मरे जैसे रोज पीसता है वैसे ही पीस ना। रानी के चेहरे की तरफ ऐसे क्या हक्का बक्का होकर ताक रहा है? क्या उसे पता है कि तेरी बीवी बट्टा कैसे पकड़ती थी? नंदरानी माँ को वहां से हटा देती है, कहती है, तुम जाओ मैं यहां से। तुम अगर जुबान चलाओगी तो ये ऐसा घबरा जाएगा कि पूरे दिन में भी हल्दी नहीं पीस पाएगा। वो बंकू से कहती है, मैं दिखा दूं बंकू? ये बात समझने में बंकू को वक्त लगता है। समझकर कहता है, दिखाओ हाथ। नंदरानी हाथ दिखाती है। बंकू सिर हिलाकर कहता है, कोमल हाथ हैं, दर्द होगा। मेरी बीबी के हाथ बहुत सख्त थे, एक दिन ऐसा थप्पड़ मारा था। किसे? बंकू काफी देर तक सोचता है, फिर कहता है, पांचू को। थप्पड़ खाकर पांचू घूम कर गिर पड़ा था, फिर मां बेटे क्या खूब रोए। नंदरानी कहती है, थप्पड़ मारकर पांचू की मां रोई क्यों थी? बहुत सोचकर भी बंकू इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता, बस करुण आंखों से नंदरानी के चेहरे की तरफ देखता रहता है। नंदरानी को लगता है कि उसके मन का कोना कोना जैसे भीगा और सीलन भरा है। चारों तरफ कोहरे का पहरा है। इतना लंबा चौड़ा जवान आदमी अपने ही मन के कोहरे में खुद को खो बैठा है। लेकिन मसाले तो चाहिए, वरना खाना नहीं बनेगा। नंदरानी कहती है, तुम्हें देर हो जाएगी, लाओ मुझे दो। जैसे कोई गलत सजा मिल गई हो, ऐसा मुंह बनाकर बंकू जोर जोर से मसाले पीसने लगता है। नंदरानी को लगता है कि शायद वो सिलबट्टा ही तोड़ डालेगा। नौकर को झिड़कना इस घर के छोटे बड़ों की आदत में शुमार है। कुछ दिन तो सबने खुद को रोक कर रखा, पर धीरे धीरे सबका असली मिजाज बाहर आने लगा। औरों से ज्यादा बिमला का, क्योंकि घर की मालकिन होने के नाते उन्हें ही हमेशा नौकर से काम लेना पड़ता था और उसमें गुस्सा दिखाने के मौके बार बार आते थे। ऐसा नहीं है कि नंदरानी बंकू को नहीं झिड़कती, पर वो किसी और को ज्यादा डांटने नहीं देती। बंकू जैसे उसकी अपनी संपत्ति हो, उसका मन होगा तो वो डांटेंगी, मारेंगी, पर कोई और ऐसा नहीं कर पाएगा। नंदरानी का रवैया कुछ ऐसा ही था। जब बाकी सब बंकू पर भड़कते तो नंदरानी उन्हें खरी खोटी सुनाकर चुप करा देती। मां को बार बार समझाती, एक तरह से मुफ्त का नौकर है, इसे क्यों डांटती हो भला? अगर चला गया तो क्या अच्छा होगा? बिमला चुप हो जाती, पर गुस्सा आने पर फिर डांटती। लेकिन उनकी डांट अब गालियों का रूप नहीं ले पाती थी, क्योंकि शुरुआत में ही नंदरानी उन्हें टोक देती थी। एक दिन खाने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल के अलावा उस दिन बंकू के लिए कुछ भी नहीं था। बाकी दिन वो चुपचाप खा लेता है, पर आज बंकू बोला, सब्जी कहाँ है? बिमला ने साफ कह दिया, सब्जी नहीं है, जो है उसी से काम चला। बंकू अड़ गया, बोला, तो फिर मुझे दूध दो, वरना मैं नहीं खाऊंगा। तुझे तो मैं चूल्हे की राख दूंगी, खाना है तो खा, वरना उठ जा यहां से। लेकिन बंकू ना तो उठा और ना ही उसने खाना खाया, बस सिर हिला हिलाकर रट लगाता रहा, दूध दो, अरे दे दो ना दूध, मैं क्या खाकर पेट भरूं, दूध दो। उसका इस तरह सिर हिलाना देखकर बिमला घबरा गईं। उन्होंने आवाज दी, ओ रानी, देख तो जरा बंकू को क्या हो गया है, कैसा कर रहा है ये? नंदरानी वहां आई। क्या है रे बदमाश, बदमाशी सूझ रही है? खा चुपचाप जो कह रही हूं। क्या थोड़ा सा दूध नहीं दोगी? भला एक कड़ाही दूध कौन पिएगा? बंकू की आवाज में बड़ी बेबसी थी।
नंदरानी तुनक कर बोली, तुझे तो मैं जहर दे दूंगी। बड़े आए नवाबजादे, इन्हें दूध पीना है, दाल के साथ खा। बंकू ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। नंदरानी बड़े गर्व से माँ की तरफ देखकर कमरे में चली गई। उसके मन में ये गुमान था कि देखो, दाल तो है ही, पर मैं चाहूं तो इसे सिर्फ सूखे चावल खिला सकती हूँ। बंकू उसकी एक बात पर जीता मरता है। इस बात की खुशी नंदरानी को सातवें आसमान पर ले जा रही थी। बंकू को डांट डपट कर नंदरानी फिर से जाकर लेट गई। 2 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा कि बंकू दरवाजे के बाहर चुपचाप बैठा है। उसने थोड़ा नरम होकर पूछा, क्या बात है रे बंकू? बंकू बोला, मेरा पेट नहीं भरा तो मैं क्या करूं? अड्डे पर जाकर कुछ खा ले और जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। पानी देने के बहाने बंकू कमरे के अंदर क्या घुसा, फिर बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। नंदरानी ने पूछा, अड्डे पर नहीं जाएगा क्या? बंकू ने बस सिर हिला दिया। नंदरानी बोली, अच्छा तो फिर मेरे पांव दबा। बिमला ने यह देखा तो चिढ़कर बोली, तू उससे पांव दबा रही है? इस हट्टे कट्टे जवान मर्द से? इस सियानी लड़की में रत्ती भर भी अक्ल होती तो ऐसा ना करती। नंदरानी हंसकर बोली, माँ, पागल और जानवर बराबर होते हैं। इसका शरीर भले ही बड़ा है पर इसके मन की उम्र 1 साल भी नहीं है, वरना क्या ये तुम्हारे घर में काम करता? नंदरानी अपनी माँ को इस तरह ताने मारती रहती थी जैसे वो खुद बंकू पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रही हो। किसी की दया हो या ना हो पर बंकू उस घर में जैसे जम गया था। कुछ ही महीनों में ये बात साफ हो गई कि डांट तो छोटी चीज है, गालियां देकर भी बंकू को वहां से निकाला नहीं जा सकता। तनख्वाह ना मिले या आधा पेट खाना मिले, वो उस घर की मिट्टी पकड़कर वहीं पड़ा रहेगा। नंदरानी हंसकर कहती, ये तो पागल की मर्जी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब मिलकर उसे गालियां दें। बिमला को ये सलाह रास नहीं आई। एक दिन बाल्टी के किनारे से टकरा कर कपड़ा फट गया तो उन्होंने बंकू को इतनी गालियां दी कि वो नंदरानी को ढूंढकर उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। बंकू को यकीन था कि नंदरानी ही उसकी तरफदार है। इतने बड़े आदमी को रोते देखकर नंदरानी को हंसी आ गई। उसे हंसता देख बंकू ने रोना बंद कर दिया और डरी हुई आंखों से उसे ताकते हुए वहां से हट गया। हंसी भले ही आए, पर नंदरानी ये समझती थी कि बंकू उस पर भरोसा करता है। इसी बात का मान रखने के लिए उसने बंकू के सामने ही मां से कहा, तुम इतना क्यों डांटती हो? तुम्हारी तो हर बात में ज्यादती होती है मां। अच्छा? बिमला अपनी सगी बेटी की ये झिड़की बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने भी बराबर का जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि मां और बेटी के बीच अच्छी खासी बहस हो गई। अपने हक में नंदरानी को लड़ते देखकर बंकू बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे वो बस अपना सिर हिलाने लगा। एक दिन नंदरानी बाथरूम में नहा रही थी। उसी वक्त बंकू की किसी हरकत पर बिमला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पता नहीं बंकू को नंदरानी के आईने और कनखी से बाल संवारने का शौक क्यों चढ़ा था, पर वजह जो भी रही हो, अगर वो आईने को दीवार से उतारकर अपना चेहरा करीब से देखने की कोशिश न करता तो शायद इतनी गड़बड़ न होती। बंकू के हाथ में नंदरानी की क्रीम लगी थी। आईना हाथ से फिसला और चकनाचूर हो गया। बिमला ने उसे ऐसी गालियां देनी शुरू की जैसे आईने की मौत पर कोई मातम मना रही हो। बड़ा बेटा सरोज जानता था कि बातों की मार से कुछ नहीं होता। उसने आओ देखा ना ताओ बंकू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बंकू रोता रोता बाथरूम के दरवाजे के पास गया और उसे जोर जोर से धक्का देने लगा। अंदर से नंदरानी ने पूछा, कौन है? मुझे दादा बाबू मार रहे हैं। बंकू की आवाज आंसू में डूबी थी। बंकू की आवाज सुनकर नंदरानी का मूड खराब हो गया और उसने झिड़कते हुए कहा, भाग यहां से बदमाश कहीं का। उधर बिमला चिल्लाई, ओ सरोज, देख इस हरामजादे बंकू की हरकत। ये सब देखकर सरोज के खून ने उबाल मार दिया। उसने बंकू का कान पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाकर सीधे सड़क पर निकाल दिया। दफा हो जाए यहां से कमीने। बिमला बोली, अरे अरे, उसे एकदम से निकाल क्यों दिया? तेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है सरोज, जा उसे बुलाकर ला। तुझे क्या लगता है मुफ्त के नौकर क्या खैरात में गिलते हैं? तुम ही बुलाकर लाओ उसे, कहकर सरोज दाढ़ी बनाने बैठ गया। नहाकर निकलने के बाद नंदरानी मुख्य दरवाजे पर गई और सड़क के दोनों तरफ झांक कर देखा, पर बंकू का कहीं नामो निशान नहीं था। वो जा चुका था। गुस्से से चेहरा काला किए वो अंदर आई। सरोज बोला, जाने दो, मरे कहीं का। बाथरूम का दरवाजा धक्का देता है, बदमाश कहीं का। नंदरानी बोली, 2 इंच मोटी लकड़ी का दरवाजा है, ये याद रखना दादा। अपनी धौंस जमाना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। क्या मेरे बाहर आने तक का सबर नहीं था तुम में? तुम आकर क्या कर लेती भला? मैं तुमसे कहती कि उसे निकाल दो या मारो, मैं कहती कि कुछ मत बोलो। भारी कदमों से चलती हुई नंदरानी वहां से चली गई,
पर देखा गया कि बंकू इतना बुरा नौकर भी नहीं था कि इतनी छोटी सी बात पर काम छोड़ दे। घंटे भर बाद वो न जाने कहां से लौट आया और खामोशी से जूठे बर्तन समेटने लगा। बीच बीच में वो डरी हुई आंखों से नंदरानी की तरफ देख लेता। इस 1 घंटे में उसके दिमाग ने इतना तो समझ लिया था कि नंदरानी के नहाते वक्त बाथरूम का दरवाजा खटखटाना अपराध है। सरोज हंसकर बोला, देखा? नंदरानी बोली, तुम्हें लगता है कि वो मान अपमान नहीं समझता? कहूं उसे चले जाने को? सरोज बोला, रहने दो, तुम्हारे कहने पर शायद वो सच में चला जाए। नंदरानी गर्व से मुस्कुरा कर बोली, इंसानों को बस में करना आना चाहिए दादा, सिर्फ डांटने से काम नहीं चलता। जैसे उसने बड़ी तपस्या से बंकू को वश में किया हो। बंकू के इस तरह झुकने में जैसे कुदरत का कोई हाथ ही ना हो, सारा श्रेय बस उसी का था। बाहर हौस के पास बंकू कपड़े धो रहा था। कुछ देर बाद वो गंदे कपड़े लेने बाथरूम में घुसा और फिर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिमला बोली, रानी, शायद वो तेरे साबुन से मुंह धो रहा होगा। नंदरानी फौरन बाथरूम की तरफ भागी। देखा कि बंकू ने सबके कपड़े बाल्टी में डाल दिए हैं और उसकी गीली साड़ी से अपना मुंह पोंछ रहा है। ये क्या हो रहा है बंकू? बंकू ने हड़बड़ाकर साड़ी फेंक दी और डरी हुई आंखों से ताकने लगा। नंदरानी बोली, तू तो बड़ा भारी बदमाश निकला, मेरे कपड़े से मुंह क्यों पोंछ रहा है? बंकू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे बंकू के दिमाग की जड़ता खत्म होने लगी। ये कुदरत का खेल था, पर क्या इसमें नंदरानी का कोई अनजाना असर नहीं था? खैर, किसी नौकर की बुद्धि सुलझाने का सब्र या इच्छा नंदरानी में तो नहीं थी। वो बंकू को बस इसलिए पसंद करती थी क्योंकि बंकू ने घर में खुद को खास तौर पर उसी का नौकर बना लिया था। वो जैसे नंदरानी की अपनी जायदाद हो, जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल करने का उसे हक हो। मुंह से बात निकलते ही जो बिना सवाल किए मान ले, जिसे डांट कर रुलाया जा सके और प्यार से खुश किया जा सके, ऐसे पूरी तरह निर्भर इंसान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? पर जैसे जैसे बंकू की समझ लौटी, चारों तरफ मुश्किलें खड़ी होने लगी। बंकू का वो खास अंदाज खोने लगा। जैसे जैसे उसकी अक्ल बढ़ी, वो एक इंसान बनने लगा और उसमें वो बच्चे वाली बात खत्म होने लगी। अब उसे बाकी नौकरों से अलग समझने की कोई वजह नहीं बची थी। ऊपर से बंकू अपना हक समझने लगा और एक दिन 9 महीने की बकाया तनख्वाह एक साथ मांगकर उसने सबको हैरान और गुस्से से भर दिया। मुफ्त में नंदरानी का गुलाम बनकर रहने में अब उसे एतराज होने लगा था। उसकी निर्भरता बुरी तरह कम हो गई। अब कोई डांटता तो वो अपने लिए खुद लड़ता, नंदरानी के चेहरे की तरफ नहीं ताकता। नंदरानी कोई गलत हुक्म देती तो वो गंभीर होकर कह देता कि वो दूसरा काम कर रहा है। नंदरानी की ज्यादती पर वो अब फन उठाकर फुपकारने लगा था। नंदरानी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका कोई राजपाट छिन गया हो। अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने की उसने जी जान से कोशिश की, पर जो राज्य उसने अपनी मेहनत से नहीं जीता था, उसे दोबारा अपनी कोशिश से कैसे जीतती? वो गुस्सा दबाकर शिकायत भरे लहजे में कहती, बंकू, तू आजकल मेरी बात नहीं सुनता। बंकू कहता, जो बातें गलत हैं उन्हें भला कैसे सुनूं? मैं मसाला पीस रहा हूं और तुम हुक्म दे रही हो कि जाकर झाड़ू लगा। मैं भी तो एक इंसान हूं। तो फिर तू दफा हो जाए इस घर से। मेरी तनख्वाह चुका दो, मैं अभी जाता हूं, कहकर बंकू गुस्से में वहां से चला गया। आखिरकार एक दिन नंदरानी से ही झगड़ा करके बंकू बिना तनख्वाह लिए चला गया। जाते जाते कह गया, दीदी मनी, मेरी तनख्वाह के पैसों से तुम अपने लिए एक हार बनवा लेना। ये सुनकर सरोज उसे मारने दौड़ा, पर बंकू को डटकर खड़े होते देख उसने हाथ उठाना ठीक नहीं समझा। 2 दिन बाद सुबह सुबह बंकू लौट आया। नंदरानी उस वक्त दांत मांज रही थी। बंकू ने उदास चेहरे के साथ पूछा, क्या कोई नया आदमी रख लिया है दीदी मनी? अगर रख लिया हो तो उसे हटाकर मुझे रखना होगा। आपको छोड़कर मैं नहीं रह पाऊंगा। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। बात का गलत मतलब निकालकर गुस्से से कांपती हुई नंदरानी वहां से चली गई। मां से जाकर बोली, सुन रही हो मां, मुझे छोड़कर ना रह पाने की वजह से बंकू वापस आ गया है, तनख्वाह भी नहीं लेगा। बिमला बोली, अच्छी बात है, क्या तू पागल की बात पर गुस्सा हो रही है? नंदरानी ने मुंह बिगाड़कर कहा, वो पागल है, जाकर देखो, उसके कमरे में मेरी साड़ी, मेरे जूते, मेरे बाल, ये सब जमा कर रखा है उसने। हरामजादे से रोज पांव दबवाती थी, कभी कभी तो सो भी जाती थी। हे भगवान, अरे क्या क्या बोलती रहती है, कहकर बिमला अपने काम में लग गई। नंदरानी खड़ी खड़ी सोचने लगी,
फिर ना जाने किसे मुंह चिढ़ाया, ये तो वही जाने। अगले साल बैसाख के महीने में नंदरानी की शादी एक मुंसीब से हो गई, जिनकी ये दूसरी शादी थी। शादी के 3 महीने बाद ही वो अपने पति के साथ बहरामपुर चली गईं। ठीक 1 महीने बाद बंकू वहां भी आधम का। नंदरानी बोली, क्या बात है बंकू? बंकू बोला, माँ बहुत डांटती हैं, इसलिए काम छोड़ दिया। क्या मुझे रखोगी दीदी मनी? मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। नंदरानी की गोद में पति की पहली पत्नी का बेटा था। शरीर पर ढेर सारे गहने, कीमती कपड़े और मांग में गहरा सिंदूर। उसका अंदाज अब बिल्कुल एक सयानी मालकिन जैसा था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बोली, ठीक है, रह जाओ। मुंसीफ ने सुना तो बोले, अरे नहीं, तनख्वाह तो देंगे ही, मेहनत करेगा और पैसे ना दे, छी। नंदरानी बोली, तेरी तनख्वाह मेरे पास जमा रहेगी, क्या कहता है बंकू? बंकू बोला, अच्छा। उसके बाद दिन, महीने और कई साल बीत गए। नंदरानी का घर बच्चों से भर गया और वो खुद काफी मोटी हो गई। बंकू अब भी उसके पास काम करता है, मुफ्त की गुलामी। उसके दिमाग में अब कोई उलझन नहीं है, पर नंदरानी पर उसका भरोसा आज भी वैसा ही है। नंदरानी की एक बात पर उसका जीना मरना टिका है। 20 साल की तनख्वाह जमा है। मुंसिफ कभी कभी मजाक में कहते हैं, रानी, अगर बंकू ने आज अपनी सारी तनख्वाह मांग ली तो मुझे तुम्हें बेचना पड़ जाएगा। नंदरानी हंसती है, फिर अपने भारी शरीर की तरफ देखकर गंभीर हो जाती है। जिंदगी का पहिया तो चलता ही रहेगा, पर फिर भी डर लगता है। अब बाल सफेद होने और दांत गिरने में वक्त ही कितना बचा है। बंकू के तो बाल भी सफेद हो गए हैं और कुछ दांत भी गिर चुके हैं। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।